माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पोएम पढ़ी थी ऑन किलिंग ए ट्री, इस पोएम का हमारे जो हाफ ईयरली और ईयरली पेपर में जो एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन रहता है उसमें हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इन तरीके से जो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है उसे हम अटेंड करते हैं। उसमें सबसे पहले जो फॉर्मेट फिक्स रहता है उसमें रहता है कि सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेफरेंस। यहाँ रेफरेंस के रूप में लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब स्टेंजा, जैसा कि यहाँ हमने पहले स्टेंजा को चूज किया है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. ये जो स्टेंजा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके आने की प्रायिकता थोड़ी ज़्यादा लग रही, तो मैंने इसे चूज़ किया है। ठीक है, हालांकि पोएम पूरी इम्पोर्टेंट ही है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कहीं से भी हमें पूछा जा सकता है, पर जो दी हुई पोएम है उसकी जो लाइन्स है उसे देखने पर हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सी पोएम है, ताकि हम आसानी से टाइटल को चूज कर सके। टाइटल का चयन करना होता है और उसके बाद में इसका कंपोजर कौन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट फिक्स रहता है उसमें दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहां तक फिक्स है, क्योंकि हमारे 9th के एग्जाम में भी ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मेथड वाला ये क्वेश्चन आता है और 10th में भी आता है। 4 नंबर का फिक्स रहता है, तो 9th और 10th दोनों के लिए हमें ये हमारे लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है ना। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये फॉर्मेट फिक्स याद रखना है आपको, ये लिखना है, यही जनरली हम यूज करते हैं लिखने के लिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उसके बाद में आप पोएम लिख दें कि कौन सी पोएम है, तो ऑन किलिंग अ ट्री, ये इसका टाइटल है, ऑन किलिंग ए ट्री हमने लिख दिया, और कंपोजर कौन है? कंपोज्ड बाय जीव पटेल। ठीक है। अब उसके बाद में हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मेन जो पोएम का हमारा जो जिस्ट रहता है, जो थीम रहती है कि पोएम किस थीम पर लिखी गई है, ये हमें 1 से 1.5 लाइन में लिखना होता है। ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट में ये जिस्ट या सारांश के रूप में हम इसकी थीम को लिखते हैं। तो हमने पोएम में पढ़ा क्या था कि राइटर कहता है कि पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई वर्षों से इसने सूर्य की ऊर्जा ज्योत्सना के रूप में ली है और पृथ्वी पर अपनी गहराई तक अपनी जड़ों को इसने जमा रखी है, और ये पृथ्वी से जो पोषण के रूप में भी जमीन से ये तत्व पोषण के रूप में काम में ले रहा है। इसकी ताकत असीम है, स्ट्रेंथ इसकी। तो स्ट्रेंथ को मैंने बताया गया है कि ट्री की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जितना हम समझ रहे उतना आसान इसको काटना नहीं है, अर्थात इसको मारना। ऑन किलिंग ए ट्री टाइटल यूज किया है, पेड़ को मारना, मतलब बहुत मुश्किल से हम पेड़ को जिस जगह ये लगा हुआ है वहां से हम इसे हटा पाते हैं। तो दीज लाइन्स डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री, कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा है। ठीक है। फिर आ रहा है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में पूरा हम इसकी जो स्टेंजा की जो लाइन दे रखी है पूरा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे।
तो यहाँ जो लाइन है, किलिंग अ ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेड़ को काटने या हटाने अर्थात उसको मारने जैसा है। लेखक मानता है कि पेड़ को किल करना, किलिंग अ ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेड़ को काटने के लिए अर्थात पेड़ को काटना उसे मारने जैसा है, लेखक कहता है। तो पेड़ को काटने या लेखक की नजर में पेड़ को मारने के लिए बहुत समय की जरूरत होती है। इट कैन नॉट बी किल्ड बाय सिंपल स्टेप ऑफ नाइफ, आसानी से हम जैसे चाकू के एक झटके या धार से इसको काट ले, इसे नष्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। It has got its strength from the earth during the years of its growth, और पेड़ ने जो कई वर्षों से इस पृथ्वी पर इसने अपनी वृद्धि की है, इसके द्वारा इसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है। For years it has been absorbing sunlight, जैसा कि ये कई वर्षों से सूर्य की ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसका अवशोषण कर रहा है। एयर एंड वाटर, इसके अलावा हवा और पानी का ये उपयोग जो लेता है। Leaves sprout out of its skin that otherwise looks ill, और लीव्स, इसकी जो पत्तियां है वो स्प्राउट होती है, नई नई कोंपले आती रहती है। मतलब पेड़ जिंदगी भर बढ़ता रहता है, अपनी ग्रोथ को करता रहता है। तो हम इसे आसानी से इतना नहीं काट सकते, क्योंकि ये कई वर्षों से सनलाइट को, एयर को और वाटर को कंज्यूम करता है। कंज्यूम, जो अपनी जो पोएम है इसमें कंज्यूमिंग वर्ड यूज हो रहा है, और ये कंज्यूम है ना, एक वर्ब है कंज्यूम, CONSUM। कंज्यूम का मतलब होता उपयोग में लेना, और कंज्यूम से बनता कंज्यूमर, उपयोग करता है, जिसको अपन ग्राहक कहते हैं ना, कंज्यूमर, कंज्यूम से बनता है। कंज्यूम इज ए वर्ब, कंज्यूम एक क्या है, वर्ब है। तो यहां हमने जो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री से लगाकर स्प्राउटिंग लीव्स तक के पढ़ा है। इसमें हमने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, इन वर्ड्स को मेन यूज लेते हुए आगे इनको समझाना है। रेफरेंस में फॉर्मेट पूरा फिक्स है, एक लाइन में हमें लिखना होता है, और हम इसमें पोएम का टाइटल या पोएम का जो शीर्षक है उसे लिखते हैं, और इसका कंपोजर कौन है, राइटर कौन है या पोएट कौन है, उसका नाम जिक्र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आता है, रेफरेंस आता है। रेफरेंस के बाद में क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट के बाद में क्या आता है, एक्सप्लेनेशन आता है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के द्वारा इस पोएम को हमने पढ़ा। ठीक है, पहले भी जो हमने पोएम पढ़ी है उसको भी आप साथ साथ में उन वीडियोज को पढ़ते रहें, वीडियोज को बार बार देखें और समय का सदुपयोग करें, ताकि जब भी अपना सिलेबस हम क्लासरूम में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से, आसानी से ये समझ में आएगा। अब ये हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 4 नंबर का रहता है। इसके अलावा पोएम जो है वो अपने 10 नंबर की पोएम का अपना सेक्शन है। ठीक है ना, तो इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन जो रहते हैं पोएम के अंदर से जो आते हैं वो भी हमें अटेंड करने होते हैं। तो पोएम अच्छी तरीके से अगर समझ रखी है तो क्वेश्चन करने में भी आपकी थोड़ी आसानी रहती है, हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और हम बुक में जैसा जो लेसन नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। अब इस पोएम के आगे जो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे।
आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।